इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विरासत दुनिया भर में मशहूर है। एक ऐसा देश जिसकी गोल्ड माइंस यानी सोने की खानें और प्रॉस्पेरिटी ने विदेशी ताकतों को न सिर्फ ललचाया, बल्कि उन्हें इस कदर उकसाया कि उन पावर्स ने भारत को सालों तक गुलामी की जंजीर में बंधे रहने पर मजबूर कर दिया। भारत एक बेहद भरा पूरा देश हुआ करता था, जिसे किसी भी प्रकार की फॉरेन ट्रेड करने की कभी जरूरत नहीं थी। लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि अपनी मदद के लिए भारत आए विदेशियों ने भारत पर कब्जा जमा लिया। मुगलों के दौर में भारत आकर बिजनेस करने की चाह रखने वाले फॉरेन ट्रेडर्स ने भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखकर उसे हड़पने और उस पर अपना अधिकार जमाने का सपना देखा। और फिर 1615 में फॉरेन ट्रेडर्स के रूप में भारत आकर ब्रिटिशर्स ने अपना यह सपना पूरा किया। हालांकि यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि सालों साल प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत होती है मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की एनिवर्सरी से, जब उन्हें धन दौलत में तोला जा रहा था। उस वक्त ब्रिटिश मैसेंजर सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद था। बादशाह की इसी शानो शौकत को देखकर उस आयोजन में बैठे ब्रिटिश मैसेंजर सर थॉमस रो ने देखा और अपनी डायरी में नोट कर लिया। यह वही फॉरेन ट्रेडर था जो मुगलों से भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी इन इंडिया, सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, जब सर थॉमस रो जहांगीर से मिलने उनके दरबार में पहुंचे थे और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ देखा, उसने देखा कि जहांगीर के पास उसकी राजसी शानो शौकत बहुत है। सेवादार उसके आगे पीछे रहते हैं और उसे पंखा भी हाथियों पर बैठकर किया जाता है। थॉमस ये सब देखकर ललचा रहा था। हालांकि वो मुगलिया तौर तरीकों का जानकार था, इसलिए उसने सम्मान के साथ जहांगीर को झुककर सलाम किया और अपनी भारत में ट्रेड करने की इच्छा के बारे में बताया। तब थॉमस से खुश होकर जहांगीर ने उसे सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे दी। फिर मौका मिलते ही ब्रिटिश सरकार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। विदेशी व्यापारियों ने जो पहली कंपनी भारत में शुरू की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। यह पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपियन कंट्री के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करके इसके कंपनी खोलने पर सहमति जताई थी। अंग्रेजों ने किसी राजा को सिपाहियों की टोलियां भिजवाई तो किसी नवाब को अपने दुश्मनों को नीचे दबाने के लिए तोपें दे दी। इतना ही नहीं, किसी को पैसे उधार देकर जोड़ तोड़ लगाए और उससे अपनी तरफ करते हुए अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। आलम यह हो गया कि 1803 आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का मोहताज बनकर रह गया। अब उसे अंग्रेजों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक शासन किया और भारत को आर्थिक तौर पर खोखला कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 खरब डॉलर्स आंकी गई थी। 1498 में वास्को डे गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी कोने से रास्ता ढूंढकर भारत को समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप से जोड़ दिया। आगे चलकर भारत के ट्रेडर्स पर हावी हो गए। इसके बाद देखते ही देखते पुर्तगाल की किस्मत बदल गई। इन्हें देखकर डच भी भारत आ धमके और दोनों देशों के बीच में लड़ाई होने लगी। भारत पर अंग्रेजों के शासन की आधिकारिक शुरुआत 12 अगस्त 1765 को हुई, जब मुगल बादशाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हार गए। उसके बाद अंग्रेजों को वो मिल गया जिसका उन्होंने सपना देखा था। भारत पर सत्ता और भारतीयों को गुलाम बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। अंग्रेजों ने इस सपने को एक दिन में पूरा नहीं किया, बल्कि इसके लिए उन्हें कई साल लगे। ऐसी कई डेट्स उन्होंने हिस्ट्री में दर्ज की जिनके निशान भारत के सीने पर आज भी देखे जा सकते हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने भारत को खोखला बना दिया था, कैसे भारत का ही बनाया और पैदा किया हुआ भंडार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया था खाली। आपको बताएंगे हर वो बात जिसने ब्रिटिश एम्पायर को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स में भी और सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। फार्मर्स
अंडर ब्रिटिश रूल। भारत और उसके संसाधनों की खूबियों को अंग्रेज बखूबी समझते थे। पुर्तगालियों को युद्ध में हराकर ब्रिटिशों ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था और उनके व्यापार करने की राह में कई रोड़े अटका दिए थे। अंग्रेजों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह चरमरा दिया। ब्रिटिशों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने हिसाब से नियम बनाए। भारत पर जिन पावर्स ने कब्जा करने के लिए हमला किया था, उन्होंने भारत की पॉलिटिकल पावर्स को उखाड़ फेंका था, लेकिन देश की बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किए। बल्कि धीरे धीरे अंग्रेज भी भारतीय जीवन का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे। यह उनका लॉन्ग टर्म प्लान था, जो धीरे धीरे किसान, कारीगर और व्यापारियों को अपने पक्ष में करने के लिए बेहद जरूरी था। जो अभी तक अपने फैसले खुद ले रहे थे, उन्हें ही आगे जाकर ब्रिटिशों के आगे सर झुकाना था। ब्रिटिश सरकार जिस योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही थी, वो एकदम नया और अलग था। उन्होंने भारतीय इकोनॉमी की ओल्ड स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया था। वो कभी भी भारतीय जीवन को नहीं अपना सके, बल्कि वो हमेशा यहां विदेशी बनकर ही रहे। उन्होंने भारतीय संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया और देश की संपत्ति को हड़प लिया, जिसके नतीजे बेहद खतरनाक साबित हुए, जैसे किसानों और कारीगरों की बर्बादी। अंग्रेजों ने भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी हस्तशिल्प उद्योग को बुरी तरह कुचल कर रख दिया। जिस कला के दम पर भारत दुनिया भर में पहचाना जाता था, अंग्रेजों ने उसे ही बर्बाद कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने रेल की पटरियां बिछाकर भारतीय उद्योगों, विशेषकर ग्रामीण कारीगरों के उद्योगों की बर्बादी की। रेलवे ने ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को देश के दूर दूर के गांवों में ट्रेडिशनल उद्योगों तक पहुंचने और उन्हें उखाड़ फेंकने के काबिल बनाया। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान कॉटन वीविंग यानी कि कपास की बुनाई और कताई उद्योगों को हुआ। रेशम और ऊनी कपड़े पीछे रह गए, जबकि लोहे, मिट्टी के बर्तनों, कांच, कागज, मेटल, बंदूक शिपिंग और रंगाई उद्योगों को पीछे धकेल दिया गया। विदेशी वस्तुओं की भरमार से भारतीय उद्योग बर्बाद होने लगे। 18वीं सेंचुरी के बीच तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों द्वारा बंगाल के कारीगरों पर किए गए अत्याचार ने उन्हें बाजार मूल्य से नीचे अपना माल बेचने और मजदूरी के अलावा भी अपनी सेवाएं देने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें अपने पुराने व्यापार को छोड़ना पड़ा। वैसे तो भारतीय हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प को कंपनी द्वारा उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए मिले गए प्रोत्साहन से फायदा हुआ होगा, लेकिन कामगारों पर बनाए गए दबाव का उल्टा असर पड़ा। अंग्रेजों के शासन में भारतीय शासक और उनके कोर्ट यानी न्यायालय गायब होने लगे थे। भारत पूरी तरह से मिलिट्री वेपन्स यानी सैन्य हथियारों के लिए अंग्रेजों पर निर्भर हो चुका था। युद्ध और लूटपाट की घटनाओं को झेलने वाले शहर ब्रिटिश से जीतने और खुद को बचाने में फेल हो चुके थे। ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद समेत घनी आबादी वाले कई फलते फूलते एरियाज में इंडस्ट्रियल सेंटर्स बंद करा दिए गए। इसकी वजह से बर्बाद हो चुके हस्तशिल्प का व्यापार और काम करने वाले कारीगर दूसरे काम को ढूंढने में नाकामयाब रहे। ऐसे में उनके लिए इकलौता चारा सिर्फ और सिर्फ खेती और किसानी करना रह गया। ब्रिटिश शासन ने गांवों में आर्थिक जीवन का संतुलन बिगाड़ दिया। रूरल क्राफ्ट यानी ग्रामीण शिल्प के लगातार बंद होने की वजह से गांवों के इलाकों में खेती, किसानी और कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योगों को जोड़ने वाली लिंक टूट गई। इस तरह अंग्रेजों ने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। एक और लाखों इंसान जिन्होंने अब तक कताई और बुनाई अपनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करने का रास्ता ढूंढ निकाला था, अब पूरी तरह से खेती पर ही डिपेंड हो गए थे। दूसरी तरफ लाखों रूरल आर्टिसंस यानी ग्रामीण कारीगरों ने अपनी फैमिली बिजनेस से हाथ खींच लिए और जमीन के छोटे टुकड़ों पर काम करने वाले मजदूर या छोटे किराएदार बनकर रह गए। इस तरह ब्रिटिश ने देश के पुराने इंडस्ट्रियल पैटर्न को एकदम खत्म कर दिया और लोगों को खेती किसानी के भरोसे रहने के लिए मजबूर किया। पहले का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 1901 और 1941 के बीच अकेले खेती के भरोसे रहने वालों की जनसंख्या 63.7% से बढ़कर 70% हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि पर पड़ता दबाव ही भारत में ज्यादातर गरीबी का मेन कारण बना। समय के साथ भारत अब ब्रिटेन के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलोनी यानी कृषि उपनिवेश देश बन गया, जिसे अपनी इंडस्ट्री के विकास के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, जिसे भारत से पूरा किया जा सकता था।
भारत सदियों से दुनिया में कॉटन से बनी चीजों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन गुजरते समय के साथ भारत सिर्फ ब्रिटिश के कॉटन उत्पादों का इंपोर्टर और कच्चे कॉटन का एक्सपोर्टर बनकर रह गया था। यानी यहां से कच्चा माल सस्ते दामों में बाहर भेजा जाता था और फिर उससे बना सामान भारत में ज्यादा रेट पर मंगाया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान किसान भी बदहाली में जी रहे थे। ब्रिटिश शासन में किसान इंटरनल वॉर से फ्री हो चुका था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और वो लगातार गरीबी में डूबता चला गया। फिर भारतीयों पर जुल्म होना शुरू हुए और इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल में क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स को लगान वसूलने की जिम्मेदारी मिली। इस पॉलिसी के अंदर किसानों से इस जबरन वसूली करने की आदत ने स्थायी और अस्थायी तौर पर बड़ी तबाही मचाई। किसानों से लगान वसूलकर उन्हें जमींदारों के चंगुल में लगातार टॉर्चर होने के लिए छोड़ दिया जाता। किसानों की आधी फसल अंग्रेजी हुकूमत जबरन ले लेती और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। सूखा हो, किसान भूखा मरने ही क्यों ना लगे, अंग्रेज सरकार मुलाजिम किसानों को कभी बख्शती नहीं थी। मोटे तौर पर देखें तो 20वीं सेंचुरी तक किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उधर जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों ने गांव में अपना दबदबा बना लिया था। जब अंग्रेज किसानों को लगान के लिए परेशान करते, तब किसान हार कर साहूकारों और जमींदारों के पास मदद के लिए जाता था। वो लोग किसान की जमीन ही गिरवी रखवा लिया करते थे और फिर उन्हें अपना गुलाम बनाकर सारी उम्र उनसे काम कराते रहते थे या उन पर कर्जा लाद देते थे। एक बार कर्ज में डूबने के बाद किसानों के लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। साहूकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर जालसाजी से किसानों को ठगते हुए उन्हें कर्ज में डुबो देते ताकि किसान कभी भी अपनी जमीन हासिल न कर पाए। इसके अलावा पढ़े लिखे शातिर साहूकार किसानों की नासमझी और अनपढ़ होने का फायदा उठाकर अपने हक में न्याय करा लेते थे। जैसा बर्ताव साहूकार किसानों के साथ करते, ऐसा ही ट्रेंड जमींदारी में भी देखने को मिलता रहा। कई बार किराया भरने वाले लोग अधिकार खोकर जमीन से बेदखल कर दिए जाते और मजबूर होकर उन्हें मनीलैंडर्स यानी साहूकारों का नौकर बनकर गुजर बसर करना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ किसान अंग्रेजों के हाथों भी पिस रहा था। किसानों को अंग्रेजों द्वारा लिए जा रहे टैक्स हर हाल में तय किए गए टाइम पीरियड पर ही चुकाने पड़ते थे, भले ही फसल सामान्य से कम हो या पूरी तरह से खराब रही हो। इससे अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था और जब भी किसान टैक्स का भुगतान करने से चूक जाता, ब्रिटिश सरकार टैक्स की रकम हासिल करने के लिए उसकी जमीन की बोली लगाकर उसे ऑक्शन यानी नीलाम कर दिया करती थी। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह भी देखा गया कि किसान खुद ही अपनी जमीन बेचकर सरकारी मांग को पूरा करते, लेकिन दोनों ही स्थिति में नुकसान किसान का ही होता था। सूखा और भुखमरी के दौरान खेती करने वाले किसान अपनी जमीन दूसरों को सौंपने पर मजबूर होते रहे। किसानों के पास इतना पैसा कभी इकट्ठा नहीं हो पाया कि वो खुद का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे में उन किसानों को सूखा पड़ने और फसल न होने पर एक एक रुपए के लिए साहूकारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक साहूकार ग्रामीण इलाकों का एक बड़ा अभिशाप बन गए थे और विलेजेस यानी ग्रामीण लोगों की बढ़ती गरीबी का एक मेन रीजन भी। 1911 में टोटल रूरल क्रेडिट यानी ग्रामीण कर्ज 300 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया, जो 1937 तक 1800 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा था। आगे चलकर फार्मिंग कमर्शलाइजेशन ने साहूकारों और व्यापारियों को खेती करने वाले किसानों का शोषण करने में भी मदद की। गरीब किसान को अच्छी फसल होने के बाद उसे बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। सरकार जमींदार और साहूकार की मांगों को पूरा करने के लिए उसे जो भी कीमत मिलती, किसान मजबूर होकर उतने में ही फसल बेच देते थे। किसान किस कदर परेशान थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जहां भी किसानों ने विद्रोह में हिस्सा लिया, उनका पहला हमला साहूकार और जमींदार बनते थे। किसानों ने सबसे पहले बही खातों पर हमला शुरू किया। धीरे धीरे किसानों का यह एक्शन आम हो गया था। खेती और किसानी ही नहीं बल्कि उद्योग और उद्योग करने वाले, व्यापार करने वालों का क्या हाल हुआ, अभी तो मुझे आपको वो भी बताना है। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो तबाही इंडिया में मचाई थी, वो बहुत छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी थी। उसे जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।
इंडियन इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उसने सबसे पहले भारत के बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिया और फिर भारत को फोर्सफुली कृषि प्रधान देश बनाया ताकि भारत इंडस्ट्रीज की फील्ड में आगे ना बढ़ पाए और भारतीयों का शोषण करने का सिलसिला जारी रहे। और ऐसा हुआ भी, लेकिन इसके साथ ही भारत में गरीबी भी बढ़ी जो आगे चलकर भारतीयों के लिए एक बड़ा संकट बन गई। लेकिन अंग्रेज यहां तक नहीं रुके। उन्होंने हर साल टैक्स के बोझ तले किसानों को दबाया और उन्हें बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। किसानों की हालत यह थी कि वे बेहतर बीज, खाद और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके खेती में इंप्रूवमेंट कर पाने के लायक ही नहीं रह गए थे। इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में अमीर जमींदारों ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमेशा अपनी जमीन में ही पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन भारत में जमींदारों ने खेती को लेकर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मिंग इंप्रूवमेंट और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण में मदद कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसी किसी भी काम को करने से मना कर दिया। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कृषि का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन हो रहा हो, तब भारतीय कृषि टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से रुकी हुई थी। यहां शायद ही किसी खेत में किसानों द्वारा मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं था, ना ही किसान खुद से पढ़कर सुधार सकते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एजुकेशन सी नहीं थी। भारत में मशीन एरा की शुरुआत तब हुई जब 1850 के दशक में कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट और कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज को शुरू किया गया था। बॉम्बे में पहले कपड़ा मिल की शुरुआत 1853 में कोवसजी नानभॉय ने की थी और बंगाल में 1855 में पहली जूट मिल लगाई गई थी। इन इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे लगातार बढ़त मिलती रही। 1879 में भारत में लगभग 43,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली 56 कॉटन टेक्सटाइल्स थी और 1882 में 20 जूट मिले थी जिनमें लगभग 20,000 लोग काम करते थे। फिर 1905 तक भारत में लगभग 1,96,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली 206 कॉटन टेक्सटाइल्स भारत में थी। 1901 में लगभग 1,15,000 लोगों को रोजगार देने वाली 36 से ज्यादा जूट मिल्स हो गई थी। वहीं 1906 में कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज में लगभग 1,00,000 लोग काम करते थे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कॉटन के डब्बे, प्रेस, चावल, आटा, लकड़ी की मिल, लेदर मिल, वूलन क्लोथ्स, शुगर मिल, आयरन स्टील के काम समेत ऐसे मिनरल इंडस्ट्री यानी खनिज उद्योग भी अस्तित्व में आ चुके थे। 1930 के दशक के दौरान सीमेंट, पेपर, माचिस, शुगर और ग्लास इंडस्ट्रीज भारत में डेवलप्ड होने लगी थी। ज्यादातर नई डेवलप्ड हुई इंडियन इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में भारतीय इंडस्ट्रीज की तरफ आकर्षित हुए थे। दरअसल भारत में मजदूरी बहुत सस्ती थी, कच्चा माल आसानी से और सस्ते में मिल जाता था और कई सामानों के लिए भारत और उसके पड़ोसियों ने एक बाजार तैयार कर लिया था। कई भारतीय प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय, जूट और मैग्नीज की मांग दुनिया भर में थी। मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के अलावा 19वीं सेंचुरी में इंडिगो, चाय और कॉफी जैसी चीजों की खेती और इंडस्ट्री में भी बढ़ोतरी देखी गई। इंडिगो का इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता था। भारत में इंडिगो की खेती 18वीं शताब्दी के लास्ट में शुरू हुई और बंगाल, बिहार में इसकी फसल तेजी से बढ़ी थी। उसी दौरान इंडिगो प्लांटर्स पर किसानों को हैरेस कर जबरन इंडिगो की खेती करवाने के आरोप लगे। हालांकि गुजरते समय के साथ सिंथेटिक डाई के आने से इंडिगो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा और धीरे धीरे इसकी मांग में गिरावट आती गई। 1850 के बाद असम, बंगाल, दक्षिण भारत और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में चाय का व्यापार शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स के कब्जे में होने की वजह से सरकार ने इन उद्योगों को किराया मुक्त रखने के साथ साथ जमीन और बाकी सुविधाओं के लिए भी हेल्प की और फिर टाइम के साथ चाय का इस्तेमाल पूरे भारत में फैल गया और इसका एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान दक्षिण भारत में कॉफी प्लांटेशन का भी विकास हुआ। कॉफी प्लांटेशन और दूसरे विदेशी मालिकों वाली इंडस्ट्रीज से भारतीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि प्रॉफिट लगातार देश से बाहर भेजा जाता रहा। इन एरिया से निकाले गए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स विदेशी बाजारों में सेल किए जाते थे और कमाए गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा। इन इंडस्ट्री से भारतीयों को जो एकमात्र फायदा हुआ वो था मजदूरों का बढ़ना। हालांकि इन कामों में ज्यादातर मजदूरों को बहुत कम सैलरीज दी जाती थी। इसके अलावा उनकी सुविधा और सहूलियत को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता था। ये मजदूर लंबे समय तक मुश्किल हालातों में भी काम करने को मजबूर होते थे। कुल मिलाकर ब्रिटिश राज में भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी धीमी और दर्द भरी थी।
19वीं सेंचुरी तक ये कॉटन, जूट इंडस्ट्री और टी प्लांटेशन तक ही सीमित थी, जिसका डेवलपमेंट 1930 के दशक में शुगर और सीमेंट तक हुआ। सरकार ने इन पुराने स्वदेशी उद्योगों को दोबारा शुरू करने और उनके संरक्षण और मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई कोशिश नहीं की। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारतीय कपड़ा और बाकी इंडस्ट्रीज को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखा और सरकार पर दबाव डाला कि वे भारतीय उद्योगों को बढ़ाने के बजाय उनकी मदद ना करें। इस तरह से ब्रिटिश नीतियों ने भारत में उद्योगों के विकास को कम करने का काम किया। भारतीय औद्योगिक विकास की एक और समस्या यह थी कि ये रीजनली बेहद खराब थी। भारतीय इंडस्ट्री केवल देश के कुछ एरियाज और शहरों में केंद्रित थी, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से पिछड़ा हुआ रह गया था। देश में फैले इस असमान आर्थिक विकास ने न सिर्फ लोगों की कमाई में कम और ज्यादा के अंतर को पैदा किया, बल्कि देश के इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण को भी नुकसान पहुंचाया। कमाने के इस पक्षपाती बंटवारे की वजह से देश की एकता पर भी असर पड़ा और लोगों में हीन भावना ने जन्म लिया। भारत में ब्रिटिश शासन की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से देश में गरीबी भी बढ़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान ज्यादातर भारतीय भुखमरी के कगार पर रहने को मजबूर थे। यह कहना सही होगा कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी ब्रिटिशर्स द्वारा ही पैदा की गई थी। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी और ना ही यहां अनाज की पैदावार ही कम थी, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। भारत की गरीबी और इसकी जड़ 2 सेंचुरीज यानी शताब्दियां थी, जो ब्रिटिश दौर था। इससे पहले भारत वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से अधिक पिछड़ा नहीं था, न ही दुनिया के देशों के बीच उस समय भारतीय पिछड़े हुए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद सब बदल गया। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन फिर उसने भारत में इन्वेस्ट किया और उस पर कब्जा जमा लिया और फिर भारत की हर चीज को हथिया लिया। भारत में 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इतनी तेजी से भारत पर अधिकार जमाना शुरू किया कि फिर हर टाइप के बिजनेस कनेक्शन अंग्रेजों ने अपने शासन में जोड़ लिए थे। प्लासी युद्ध से पहले जहां ब्रिटेन को भारत से सामान खरीदना पड़ता था, वहीं प्लासी संग्राम के बाद ब्रिटेन को भारत से सामान खरीदना नहीं पड़ता था, बल्कि अंग्रेज अब युद्ध के बाद भारतीय जनता से छीने गए पैसों का इस्तेमाल करने लगे थे। ये नियम फिर चलता रहा और इसी तरह से भारत का माल बाहर जाने लगा और बाहर से मुनाफा पैसा अंग्रेजों के पास आने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत धीरे धीरे खोखला होता गया और इंग्लैंड अमीर होता गया। इन तरीकों को अपनाकर ब्रिटेन ने इंडियन इकोनॉमी को अपने अंडर में कर लिया और अपनी जरूरतों के हिसाब से भारत में अपने सोशल सर्कल्स बनाने शुरू कर दिए। कैसे ब्रिटिश पावर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना राज जमाना शुरू कर दिया था, इसका एक छोटा सा परिचय आपने अभी देखा, मगर इसका पूरा सफर अभी बाकी है और उसे जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड में हमारे साथ आना पड़ेगा। कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसीज में, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। ब्रिटिश पावर रूइनिंग इंडियन इकोनॉमी। जब मुगल शासक औरंगजेब की मौत हो गई थी, उसके बाद ही यह दिखने लगा था कि अंग्रेज भारत को कंगाल करके ही दम लेंगे। मुगल शासकों ने उस वक्त यूरोप के देशों को जो काइंडनेस दिखाई और उन्हें छूट दी, उससे उनके अपने ही देश के कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे बिजनेस कम होता गया और भारत में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर पड़ती गई। धीरे धीरे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर भी दिखने लगा। अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध जो कि 1757 एडी में लड़ा था और इसके बाद का बक्सर संग्राम जो कि 1764 एडी में लड़ा था, इन दोनों युद्धों के बाद की प्रॉस्पेरिटी पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसकी वजह से भारत का स्टेटस आत्मनिर्भर इकोनॉमी से कॉलोनियल यानी इन्वेस्टमेंट करने वाली इकोनॉमी में बदल गई थी। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में इंट्रा कंट्री ट्रेड में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई। ब्रिटिश कंपनी ने जिन चीजों पर रोक लगाई थी, उन्हीं चीजों जैसे नमक, सुपारी और तंबाकू के ट्रेड पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। बंगाल जीतने से पहले अंग्रेजी सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने की काफी कोशिश की थी, जिसमें भारत से आने वाले रंगीन और प्रिंटेड कपड़ों को इंग्लैंड में बैन करने जैसे कदम भी शामिल थे। इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी में बदलने के लिए ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव था और वो था अपने देश के ट्रेड और फैक्ट्रीज के लिए अच्छा और सस्ता माल हासिल करके उससे सामान तैयार करना।
और फिर उन्हीं चीजों को इंडियन मार्केट्स में ऊंचे दामों में बेचना। दरअसल कॉलोनियल यानी उपनिवेशवाद एक ऐसा प्लान है जिसके जरिए किसी भी देश का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। इसमें कई विचार और कई लोगों के सुझाव शामिल होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जैसे कुछ लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो क्या करना होगा, और फिर जब यह तय हो जाता है कि क्या करना है तो फिर वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कराने में जुट जाते हैं। और इसी तरह से अंग्रेज भी अपनी तरकीबों को मनवाने के लिए वो जैसे चाहे भारत के लोगों से काम करवा लिया करते थे। कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, इतिहासकार, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, सोशलॉजिस्ट और पत्रकार थे, उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के 3 सिद्धांत बताए थे। उनका मानना था कि इसकी वजह कमर्शियल ट्रेड से शुरू हुई और उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्री ट्रेड का चरण आया, फिर फाइनेंस कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट मेनली ट्रेडिंग और प्रोडक्शन के बजाय फाइनेंशियल चैनलों के जरिए कमाया जाता है। यह वही दौर था जब भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम पर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर अपना शासन जमा लिया था। इसी समय से भारत में ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की स्थापना मानी जाती है, यानी 1757 से 18वीं सेंचुरी की शुरुआत तक, जब उस दौर में मुगलों का पतन हो रहा था। कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद वो सिस्टम था जिसमें पावरफुल ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए भारत में पहले बिजनेस को कमजोर बनाया और फिर उस पर शासन किया। इसी उपनिवेशवाद के पहले चरण में अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक लूट मचाई और इसके लिए उन्होंने बिजनेस करके भारत में घुसपैठ की। साथ ही कंपनी भारत के साथ बिजनेस पर अपना अधिकार मांगने लगी ताकि उसके साथ कंपटीशन करने वाला कोई दूसरा ब्रिटिश या कोई और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी ना हो। यूरोप के दूसरे देशों को भारत से दूर रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसियों और डचों के साथ भी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। बंबई, कलकत्ता और मद्रास के जिन मरीन एरियाज पर कंपनी का कंट्रोल था, वहां की जनता पर कंपनी ने लोकल टैक्स लगाने शुरू कर दिए और अपने खजाने को बढ़ाने की कोशिश की। कंपनी की यह इच्छा पूरी भी होती रही। दूसरी तरफ प्लासी युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और साउथ इंडिया के कुछ एरियाज कंपनी के कंट्रोल में आ गए और जीते गए एरियाज की गवर्नमेंट इनकम पर कंपनी का फुल कंट्रोल हो गया। जमींदारों, नवाबों और लोकल शासकों के जमा खजाने को हड़पने में यह कंट्रोल बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। कॉलोनियलिज्म के सेकेंड स्टेज की बात करें तो इसकी शुरुआत 1813 से हुई, जब भारत के ट्रेड से कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई और यहीं से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के एक्सप्लॉयटेशन का नया रूप सामने आया। यही कारण है कि भारत के इंपीरियलिज्म एक्सप्लॉयटेशन की हिस्ट्री में 1813 को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कई प्रॉब्लम सामने आई। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फैक्ट्री में बनाए गए माल के लिए मार्केट खोजना। बहुत कम कॉस्ट पर बने ब्रिटेन के कपड़ों को इंडियन मार्केट्स में भेजा जाने लगा। ये कपड़े मिल में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय कपड़े टिक नहीं सके, जिससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा। भारत को इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के अनुकूल बनाने के लिए लोकल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म करके भारत को एक कृषि प्रधान देश यानी एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में बदलना अंग्रेजों की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। कॉलोनियलिज्म की थर्ड स्टेज 1860 के बाद शुरू हुई। अब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कॉलोनियल मार्केट्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ब्रिटेन में भारी फंड जमा हो गया था। इंडस्ट्रियलिस्ट की बढ़ती हुई वेल्थ की वजह से मजदूर वर्ग एक होने लगा था। इंग्लैंड में बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन का मजदूरों की बार्गेनिंग में बढ़ोतरी होना और कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट्स पर उल्टा असर पड़ना, क्योंकि यह वही वक्त था जब मार्क्स और एंजल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में पब्लिश्ड हो चुका था। ऐसे में भारत में इन्वेस्टमेंट करना सही समझा गया। इसी सिचुएशन को थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल लाइनों का विकास किया था। लेकिन क्या सिर्फ यही वो कारण थे जिनके बेस पर अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया? क्या आर्थिक रूप से कमजोर कर देश को हथियाना ही अंग्रेजों का मकसद था, या भारत को अपना बनाने का सपना लिखित रूप से देख रहे थे अंग्रेज? आखिर क्या थे अंग्रेजों के मंसूबे? हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।
अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों ने भारत में ट्रेड के लिए समुद्री रास्ते से नया रास्ता खोजा और फिर भारत आने वाले हर रास्ते पर अंग्रेजों ने अपनी मोहर लगा दी। भारत पर कब्जा, उसकी इकोनॉमी को डुबाना और फिर अपने फायदे के लिए भारत में नए कंस्ट्रक्शंस कराना, यह सब कुछ अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा। एक तरफ तो अंग्रेजों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रेलगाड़ियों को शुरू किया, तो वहीं भारतीयों के हर कारोबार को अपने तक ही सीमित कर लिया। हालांकि माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन जरूर किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने भारत को कई बड़ी सुविधाएं भी दी, जैसे रेलवे। लेकिन इसका होना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था। अंग्रेज अपनी कमर्शियल और सोशल रीच को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रेलवे को बनाया। भारत में रेल की शुरुआत की दिशा में पहली कोशिश 1846 में लॉर्ड डलहौजी ने की। पहली रेलवे लाइन 1853 में बंबई और ठाणे के बीच बिछाई गई। हालांकि भारत में रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। अंग्रेजों द्वारा भारत में कमर्शियल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए बिछाई गई रेल को कार्ल मार्क्स ने पायनीज ऑफ द मॉडर्न एरा का नाम दिया था। अंग्रेज सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी की स्पेशलिटी की बात करें तो भारतीय संपत्ति यानी इंडियन प्रॉपर्टी को इंग्लैंड भेजे जाने की वजह से भारत के पास फंड्स नहीं बचे और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से होने लगा। इससे ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा पहुंचा और उन्हीं पैसों को वो भारत में इन्वेस्ट करते रहे। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश इकोनॉमी कैसी थी, ये समझाने के लिए आपको लिए चलते हैं पुराने समय में। पहले से ही भारत का दूसरे देशों से ट्रेड हुआ करता था। ये बाय रोड और समुद्र के रास्ते दोनों से होता था। इन रास्तों पर अपना अधिकार हासिल करने के लिए अलग अलग देशों में समय समय पर टकराव हुआ करता था। जब अरब, फारस, मिस्र और सेंट्रल एशिया के अलग अलग देशों में इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ, तब धीरे धीरे इन रास्तों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और भारत का व्यापार अरब निवासियों के हाथों में चला गया। अफ्रीका के पूर्वी किनारे से लेकर चीन समुद्री तट पर अरब ट्रेडर्स की कोठियां बनकर तैयार हो गईं। यूरोप में भारत का जो माल जाता था वो इटली के 2 शहरों जिनोवा और वेनिस से जाता था। ये शहर इंडियन बिजनेस से मालामाल हो गए। वो भारत का माल कुस्तुनतुनिया की मंडी में खरीदते थे। कुस्तुनतुनिया का नाम आया है तो बताते चले कि तुर्की की एक फेमस सिटी है और ये फास्फोरस जलसंधि और मारमरा सागर के बीचों बीच बना हुआ है। कुस्तुनतुनिया की मंडियों से माल खरीदता देख यूरोप के बाकी देशों में भी भारतीय व्यापार से प्रॉफिट कमाने की इच्छा जागने लगी। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। पुराने समय से यूरोप के लोगों को इस बात का अंदाजा था कि समुद्र के रास्ते अफ्रीका होकर भारत तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई और नए नए जगहों की खोज हुई। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का पता लगाया और यह साबित कर दिया कि अटलांटिक के उस पार भी जमीन है। पुर्तगालियों ने लंबे समय तक भारत की तरफ आने वाले रास्ते का पता लगाने की कोशिश जारी रखी। सालों की कोशिशों के बाद 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर आया और वहां के गुजराती नियामक जो नियम कानून बनाता था उसको लेकर मालाबार में कालीकट पहुंचा। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे ईस्टर्न ट्रेड को अरब के ट्रेडर से छीन लिया। इससे पुर्तगाल को जबरदस्त फायदा हुआ। इनकी देखा देखी डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने भी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। इन विदेशी व्यापारियों में भारत के लिए आपस में कंपटीशन चलती थी और इनमें से हर एक का यह इरादा था कि दूसरों को हटाकर अपना अधिकार स्टैब्लिश कर लिया जाए। बिजनेस सेफ्टी और ग्रोथ के लिए अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत में अपनी पॉलिटिकल पावर को बनाना और उसे कायम करना जरूरी है। अंग्रेजों ने अपने कॉम्पिटिटर्स पर जीत हासिल की और 1763 के बाद से भारत में चढ़े जमाने को लेकर उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रह गया। इसी बीच अंग्रेजों ने कुछ स्टेट्स भी हथिया लिए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में राज करने वाले नवाब अब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। उन्हें अब यह डर था कि अंग्रेजों का विरोध करने पर उनकी पोजीशंस छिन सकती है। 19वीं शताब्दी के पहले भारत पर इंग्लैंड का अधिकार बहुत कम था। साथ ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस का असर देश में ना के बराबर था। 1750 से पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब शुरुआत हुई थी, उसके पहले भारत की तरह इंग्लैंड भी एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। उस समय इंग्लैंड को आज की तरह अपने माल के लिए फॉरेन मार्केट्स की खाक छाननी पड़ती थी। उस समय आने जाने की बेहतर सुविधाएं न होने के कारण सिर्फ हल्की फुल्की चीजें ही बाहर भेजी जा सकती थी। भारत में जो ट्रेड उस समय विदेशों से होता था, उससे भारत को कोई इकोनॉमिक लॉस नहीं उठाना पड़ रहा था।
लेकिन 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी काम संभालने का कानूनी अधिकार हासिल हुआ, तब से वो इन स्टेट्स में जमीन का बंदोबस्त और मालगुजारी यानी माल आने पर लगने वाला टैक्स वसूल करने लगे। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेजों ने यहां की टैक्स प्रोसेस में हेरफेर की। उस समय भारत में पत्र व्यवहार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस की लैंग्वेज फारसी थी। कंपनी के नौकर देशी राजाओं से फारसी में ही पत्र व्यवहार करते थे। क्रिमिनल कोर्ट्स में काजी और मौलवी मुस्लिम लॉ के मुताबिक अपने डिसीजंस सुनाते थे। दीवानी कोर्ट में धर्मशास्त्र और शहरों में पंडित और मौलवियों की सलाह से अंग्रेज कलेक्टर केसेस का फैसला करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन पर कुछ खर्च करने का डिसीजन लिया तो उनका पहला पॉइंट अरबी, फारसी और संस्कृत एजुकेशन के फेवर में ही हुआ। बनारस में संस्कृत कॉलेज और कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा को एस्टैब्लिश किया गया और पंडित और मौलवियों को रिवॉर्ड देकर एंशिएंट बुक्स यानी प्राचीन पुस्तकों को छपवाने और नई किताबें लिखने के लिए बढ़ावा दिया गया। उस समय ईसाइयों को कंपनी के राज में अपने धर्म के प्रचार करने की आजादी नहीं थी। बिना कंपनी से लाइसेंस हासिल किए कोई अंग्रेज ना भारत में आकर बस सकता था और न ही किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकता था। कंपनी के अफसरों का कहना था कि अगर यहां अंग्रेजों को बसने की इजाजत दे दी जाएगी तो उससे लोगों के बागी होने का रिस्क है, क्योंकि विदेशियों के भारतीय धर्म और रस्मों रिवाज से भली भांति परिचित न होने के कारण इस बात का खतरा अधिक था कि वो भारतीयों के इमोशंस का आदर नहीं करेंगे। देश की पुरानी प्रथा के मुताबिक कंपनी अपने राज्य के हिंदू और मुस्लिम धार्मिक स्थानों का मैनेजमेंट और देखरेख करती थी। मंदिर, मस्जिद, इमामबाड़े और दरगाह के एक्सपेंस इनकम का हिसाब रखना, इमारतों की मरम्मत कराना और पूजा का प्रबंध, यह सब कंपनी ने अपने जिम्मे ले रखा था। लेकिन फिर 18th सेंचुरी के लास्ट से इंग्लैंड के पादरियों ने इस सिस्टम का विरोध करना शुरू किया। उनका कहना था कि ईसाई होने के नाते दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के धार्मिक स्थानों का मैनेजमेंट वो अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो इस कोशिश में भी जुटे थे कि ईसाई धर्म के प्रचार में कंपनी की ओर से कोई बाधा ना आए। उस वक्त देश में ईसाइयों की कंडीशंस ठीक नहीं थी। आलम यह था कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान धर्म बदल कर ईसाई हो जाता तो उसका अपनी जायदाद, बीवी और बच्चों पर कोई हक ही नहीं रह जाता था। मद्रास के अंदर भारतीय ईसाइयों को ऊंचे पदों पर नौकरियां नहीं मिल सकती थी। इन्हें हिंदुओं के धार्मिक कामों के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इंग्लैंड के पादरियों का कहना था कि ईसाइयों को उनके रिलीजियस बिलीफ के उलट किसी काम को करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, और अगर उन्हें कोई छूट नहीं दी जा सकती तो कम से कम उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो बाकी धर्मों के साथ होता है। धीरे धीरे ये मानने वाले ग्रुप का इन्फ्लुएंस बाकी लोगों पर तेजी से बढ़ने लगा और लास्ट में ईसाई पादरियों की मांग को काफी हद तक पूरा किया गया। ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की भी आजादी मिल गई। 1835 में राज दरबार की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई और इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने करने का फैसला लिया गया और फिर धर्मशास्त्र और व्याख्यानों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। इसके साथ ही लॉ एंड कमीशन अपॉइंटेड कर नया पीनल लॉ तैयार किया गया। 1853 में धर्मस्थलों का मैनेजमेंट लोकल कमिटीज बनाकर उन्हें सौंप दिया गया। 1854 में अदालतों में जो थोड़े बहुत पंडित और मौलवी बच गए थे उन्हें भी फिर हटा दिया गया। इस प्रकार देश की पुरानी इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गईं। हिंदू और मुसलमानों में यह बातें फैलने लगी कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। इन बदलावों और डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति का रिजल्ट यह निकला कि 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। मगर सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी होने के बावजूद एक देश को अपना गुलाम बना लेने की ऐसी कौन सी नीति थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो की? ऐसा क्या प्लान था उनका? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, मेरे यानी आरजे मनीष के साथ कुकू एफएम पर। अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। सुने जो मन चाहे। द एक्सपेंडिंग वेब ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में सड़कों का एक्सपेंशन हो चुका था, भले ही उसे अंग्रेजों का बिजनेस बढ़ाने के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसके बनाए जाने का सच यही था कि इनका एक्सपेंशन भारत को खेती से दूर करने के लिए किया गया। खेती जो भारत के 70% लोगों का बेसिक प्रोफेशन बन गया था, जब खेती खत्म होने लगी तब लेबर यानी मजदूरी बढ़ने लगी, और जब लेबर बढ़ा तब किसी जिन्न की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ और भारत की अधिकतर जनता उसके गुलाम बनने को मजबूर हो गई। इसकी शुरुआत इंग्लैंड के नॉर्दर्न पार्ट में हुई, जहां लोहा और कोयला निकलता था। वहां फैक्ट्री शुरू होने लगी
और इन फैक्ट्रीज के पास शहर बसने लगे। इंग्लैंड की ट्रेडिशनल डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म होने लगी। मशीनों से बड़े पैमाने पर माल तैयार होने लगा। इस माल का कंजम्पशन यूरोप के कई देशों में होने लगा। देखा देखी यूरोप के बाकी देशों में भी मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो गया। अब जैसे जैसे यूरोप के देशों में नई प्रथा के मुताबिक इंडस्ट्री बिजनेस की ग्रोथ होने लगी, वैसे वैसे इंग्लैंड को अपने माल के लिए यूरोप के बाहर बाजार तलाश करने की जरूरत महसूस होने लगी। और देखा जाए तो भारत इंग्लैंड का गुलाम था, इसलिए पॉलिटिकल पावर के सहारे भारत को आसानी से अंग्रेजी माल का अच्छा खासा बाजार बना दिया गया। इंग्लिश एजुकेशन के चलते धीरे धीरे लोगों की पसंद भी बदलने लगी। यूरोपियन ड्रेस और रहन सहन भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेने वाले लोगों को पसंद आने लगा। भारत एक सिविलाइज्ड देश था, इसलिए यहां अंग्रेजी माल की खपत में वो कठिनाई नहीं आई जो अफ्रीका के सिविलाइज्ड स्टेट्स में देखने को मिलती थी। भारत के भीतरी स्टेट्स में दूर दराज के इलाकों में माल पहुंचाने के लिए जगह जगह रेल की पटरी बिछाई गई। भारत के मेन पोर्ट कोलकाता, बंबई और मद्रास को भारत के बड़े बड़े नगरों से जोड़ा गया। इतने डेवलपमेंट्स के बावजूद इंग्लैंड भारत को कृषि प्रधान देश ही बनाए रखना चाहता था, क्योंकि भारत से उसे हर तरह का रॉ मटेरियल मिलता था। जब जब भी भारतीय सरकार ने डोमेस्टिक बिजनेस को एनकरेज करने का फैसला किया, तब तब इंग्लैंड की सरकार ने उसके इस डिसीजन का विरोध किया और उसको हर तरह से डिस्करेज किया गया। जब भारत में कपड़े की मिल्स खुलने लगी और भारतीय सरकार को इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी, तब इस टैक्स का लैंकशायर ने विरोध किया। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी, तो उन्होंने सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि भारतीय मिल में तैयार हुए कपड़े पर भी टैक्स लगाया जाए, जिसमें देशी मिलों के लिए कंपीट कर पाना पॉसिबल ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह समझती थी। भारत में वेपन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फैक्ट्रीज की शुरुआत सीधे ब्रिटेन राज से जुड़ी थी। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में हथियार बोर्ड बनाने की परमिशन दे दी। इसी के साथ भारत में आर्म्ड मिलिट्री डेवलपमेंट के फॉर्मल एरा की शुरुआत हुई और यहीं से भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। 1787 में इच्छापुर में बारूद बनाने की एक फैक्ट्री शुरू की गई। फिर 1791 में इसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया। इसके बाद 1801 में कलकत्ता के काशीपुर में गन कैरेज एजेंसी शुरू की गई, जिसमें मार्च 1802 में ही प्रोडक्शन शुरू हो गया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय सेना में काम आने वाले इक्विपमेंट्स और हथियार बनाने से जुड़ी फैक्ट्री मौजूद थी। लोगों तक पहुंचने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट खोलकर बहुत सी सड़कें भी बनाई गई, जिसका नतीजा यह निकला कि थोड़े ही समय के बाद विदेशी माल छोटे छोटे कस्बों और गांव के बाजारों में भी पहुंचने लगा। रेल और सड़कों के बन जाने से भारत से रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो गई और चीजों की कीमत में जो अंतर पाया जाता था वो कम होने लगा। खेती पर भी इसका प्रभाव पड़ा और लोग ज्यादातर ऐसे ही बीज बोने लगे जिनकी डिमांड विदेशों में ज्यादा थी। यूरोपियन मर्चेंट भारतीय मजदूरों की सहायता से भारत में चाय, कहवा, जूट और नील की खरीद करने लगे थे। 20वीं सेंचुरी के 5th डेकेड तक आते आते भारत में अंग्रेजों की बड़ी रकम लग चुकी थी। पिछले 50-60 सालों में इस रकम में जबरदस्त उछाल आया था। इस वक्त तक भारत में 634 फॉरेन कंपनीज बिजनेस कर रही थी। इनकी रिकवर की गई रकम लगभग 7.5 ट्रिलियन रुपए थी। वहीं 5194 कंपनियां ऐसी थीं जिनकी रजिस्ट्री भारत में हुई थी और उनकी कैपिटल 3 खरब रुपए थी। इनमें से मोस्टली अंग्रेजी कंपनियां थीं, लेकिन कपड़े और लोहे का ट्रेड ही इंग्लैंड का मेन बिजनेस था और ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इनका इंप्रेशन सबसे ज्यादा था। भारत पर इंग्लैंड का अधिकार बनाए रखने में इन बिजनेसेस का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो माल ये बाहर से रवाना करते थे उसका लगभग 5% ही भारत में इस्तेमाल हो पाता था। वहीं भारत से जो भी माल विदेश जाता था उसका प्राइस भी कम नहीं था। इंग्लैंड हर साल चाय, जूट, रुई, तिलहन, ऊन और चमड़ा भारत से खरीदता था। अगर सिर्फ चाय की बात की जाए तो 36 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू होगी। इन बातों पर गौर करने से यह पता चलता है कि जैसे जैसे भारत में इंग्लैंड के इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ते गए, वैसे वैसे भारत में उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। अंग्रेजों ने कैसे हर एरिया पर अपना कब्जा जमाया? क्या किसी और स्टेट से उन्हें इंटरनल पावर मिल रही थी या उन्होंने लड़ाई करके अपना एम्पायर बढ़ाया था? ये जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी। सुनते रहिए कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे।
अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। भारतीय किसान अंग्रेजों द्वारा मजबूर किए जा रहे थे। यही नहीं, किसानों को सिलेक्टेड बीजों की खेती करने के लिए मजबूर करने के पीछे ब्रिटिश का लालच था। ब्रिटिशर्स अपने कई गुना प्रॉफिट के लिए भारत में पैदा की गई महंगी चीजें एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। भारत का सामान और उसकी क्वालिटी से इंप्रेस होकर विदेशी भारत आने की चाह रखने लगे और फिर शुरू हुआ दूसरी पावर्स यानी शासकों का भारत आना। मुगलों के बाद यूरोप से कई विदेशी शासक भारत आए। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज उनमें मेन थे। बिजनेस करने और उसके साथ साथ अपने स्टेट्स एस्टैब्लिश करने के लिए उनमें स्ट्रगल चलता रहा। आखिरकार भारत के बड़े पार्ट्स पर अंग्रेजों की पावर सेट हुई और देशी शासकों से हाथ मिलाकर अंग्रेजों ने उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। आजादी पाने के लिए ब्रिटिश शासनकाल में सभी भारतीयों ने मिलकर स्ट्रगल किया और आखिरकार 1947 में भारतीयों ने आजादी हासिल की। पर सवाल यह था कि भारत में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का आगमन कैसे हुआ। 15वीं सेंचुरी के यूरोप में हुए कुछ मेन इंसिडेंट्स, जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, रेनेसां मूवमेंट यानी कि पुनर्जागरण आंदोलन, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की तरफ बढ़ते अट्रैक्शन ने भारत समेत ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भी यूरोपीय लोगों के मन में एक नया अट्रैक्शन पैदा किया। यूरोप में हुई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वहां के ट्रेडर्स को नया मार्केट तलाशने के लिए मजबूर कर दिया और इसके लिए नए रास्तों को ढूंढ निकालने का काम कोलंबस, वास्को ड गामा जैसे फेमस सेलर्स ने किया। वास्को ड गामा 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्री तट कालीकट पहुंचा और वहां कालीकट के राजा चमोरिन ने उनका स्वागत किया। 1498 में वास्को ड गामा के भारत आने से यूरोपियन मर्चेंट्स के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। यूरोपियन मर्चेंट्स का भारत के राजा महाराजाओं ने अलग अलग वजहों से स्वागत किया। भारत में ट्रेड के लिए सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए। वास्को ड गामा के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच ट्रेड एरियाज में एक न्यू एरा की शुरुआत हुई। फिर 1500 की शुरुआत में 13 जहाजों के बड़े ग्रुप के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली के पोर्ट्स पर ट्रेडिंग चैम्बर्स तैयार किए। काले मिर्च और मसालों के ट्रेड पर सिर्फ अपना अधिकार जमाने के लिए उन्होंने 1503 में कोचीन में पहले किले को बनवाया। इसके बाद 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा और उसने 1509 में पुर्तगाली सेना के दबाव पर दीव पर कब्जा कर लिया। 1509 में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सॉल्सेट, बेसिन, बंबई, हुगली और सेंटॉ पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से 1515 तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न सिर्फ व्यापार पर अपना अधिकार बना चुके थे, बल्कि उन्होंने सी साइड एरियाज पर कब्जा करना और राज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद भारत में आगमन हुआ डचों का। डच हॉलैंड के निवासी थे। भारत से ट्रेड करने के लिए हॉलैंड में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की गई। भारत में बिजनेस राइट्स को लेकर डच और पुर्तगालियों के बीच मिलिट्री वॉर हुई, जिसमें पुर्तगाली पावर कमजोर साबित हुई। डचों ने जल्दी ही गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में ट्रेडिंग बेसिस यानी व्यापारिक ठिकाने तैयार कर लिए और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई। डचों ने भारत के साथ खासतौर पर मसालों, नील, कच्चे रेशम, शीशा, चावल और अफीम का बिजनेस किया। डचों ने भारत में रहने के दौरान सिक्कों को बनाने में भी हाथ आजमाए और इसी के लिए उन्होंने पुलिकट में इसकी फैक्ट्री डाली थी। डचों ने भारत में गोल्ड कॉइन चलाए जिसका नाम पगोड़ा था। लेकिन फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होने से भारत में डच कंपनी के व्यापार को धक्का लगा। इसके बाद अपना अधिकार जमाने की कोशिश में 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए और उनकी पावर और बिजनेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। धीरे धीरे डच कंपनी का अस्तित्व खत्म होता चला गया और भारत में अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो गया। इंग्लैंड के मेन ट्रेडर्स ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने तब 15 साल के लिए एक चार्टर के जरिए कंपनी को कमर्शियल मोनोपोली का अधिकार दे दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस की लीडरशिप में पहला अंग्रेजी जहाजी ग्रुप भारत पहुंचा था। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था और तब तक अंग्रेज अपनी सत्ता नहीं जमा पाए थे। तब भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। 1664 में फ्रांस ने भारत के साथ बिजनेस करने के लिए द इंड ओरिएंटल नाम की एक कंपनी शुरू की।
फ्रांस के केरन की लीडरशिप में 1667 में फ्रांसीसियों का एक ग्रुप भारत आया और 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी हवेली को बनाया गया। इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पुडुचेरी में और 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी कमर्शियल हवेलियां तैयार की। फ्रांसीसी कंपनी ने पुडुचेरी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फोर्ट लुई किले को बनवाया। 1740 तक कंपनी का सोल पर्पस भारत से कमर्शियल प्रॉफिट्स हासिल करना था, पर 1740 के बाद कंपनी ने भारत के पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस का फायदा उठाने का फैसला किया। फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले की कोशिशों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्ट्रगल्स को और बढ़ा दिया, जिससे फ्रांसीसी हार गए और उन्हें भारत के साथ अपने बिजनेस को धीरे धीरे समेटना पड़ा। जिस मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने 1526 में की थी और अकबर ने अपने दम पर जो पावर, प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ हासिल की थी, औरंगजेब की मौत के बाद उसका भी पतन शुरू हो चुका था। मुगल साम्राज्य की गद्दी हासिल करने के लिए उत्तराधिकारियों में स्ट्रगल्स होने लगे थे। गद्दी के लिए क्लेम करने वाले स्टेट के सरदारों की मदद से गद्दी हासिल करने की कोशिश में जुटे रहे, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मुगल शासकों को अपने सपोर्टर, सरदारों और अमीरों की गलत बातों को मानना पड़ा। मुगल एक प्रकार से कठपुतली सांसद बनकर रह गए और वो अपने एम्पायर्स को टूटने से रोक नहीं पाए। इस दौर में अपने पतन की ओर बढ़ते मुगल साम्राज्य के स्टेट्स में बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पूना, ग्वालियर, मराठा, मैसूर, कर्नाटक और ऐसे कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। इन स्टेट्स ने मुगल साम्राज्य का पतन होने में योगदान दिया। ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स ने मुगल एम्पायर के पतन को और पक्का कर दिया। इस स्थिति का सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को मिला और अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता जमा ली। अंग्रेजी सत्ता कैसे मजबूत हुई? कैसे अंग्रेजों ने मुगलों की जमी हुई सत्ता को उखाड़ फेंका? क्या मुगलों के अलावा भी किसी ताकत ने दिया था अंग्रेजों का साथ, या अंग्रेजों ने पकड़ ली थी मुगलों की कोई कमजोर नब्ज? जानेंगे कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। फाइट अमंग फॉरेनर्स फॉर पावर इन इंडिया। किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में फैलती गई, ये जानना दिलचस्प है। 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ बिजनेस करने के लिए 15 साल तक के लिए ऑथराइजेशन लेटर दिया था। कंपनी को इस ऑथराइजेशन लेटर के जरिए युद्ध और संधि करने, कानून बनाने और कंपनी के पूरी तरह से अधिकार होने के सिस्टम का विरोध करने वालों को पनिशमेंट देने का अधिकार भी दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों के थ्रू कॉमन बिजनेस के लिए बनाई गई थी। कंपनी का एम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। उन्हें कमाए गए पैसों को सही या गलत तरीकों से इस्तेमाल करने की भी मनाही नहीं थी। इसके बाद अंग्रेजों को यह लगा कि बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट पॉलिटिकल पावर हासिल करने में है और इसी के साथ सत्ता को हथियाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। कंपनी ने सर थॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा था। उसने जहांगीर से मुगल एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाने की अनुमति ली और कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बना ली। और जब 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हुई, तब उन्हें शादी में दहेज के रूप में मुंबई यानी उस समय का बंबई मिला, जो उन्होंने 10 पाउंड सालाना टैक्स पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद 1687 में कंपनी के थ्रू सूरत की जगह मुंबई के पश्चिमी किनारे पर बनी फैक्ट्री को हेडक्वार्टर्स बना लिया गया। भारत के ईस्ट कोस्ट पर भी कंपनी के थ्रू मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में फैक्ट्रीज बनाई गईं। और फिर भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में कंपनी के बिजनेस में जबरदस्त तेजी देखी गई। मुंबई के थ्रू मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में किले बनवा लिए गए और वहां जरूरत के मुताबिक सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए। फिर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू मुगल सम्राट फर्रुखसियार से कई जरूरी बिजनेस फैसिलिटीज हासिल कर ली गई। जब जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन सम्राट से मिले, उस वक्त मुगल सम्राट गंभीर रूप से बीमार थे। विलियम हैमिल्टन की हेल्प से सम्राट ठीक हो गए और खुश होकर सम्राट ने कंपनी को 3 फरमानों के साथ कई फैसिलिटीज दे दी, जिसमें 3000 रुपए सालाना देने के बदले कंपनी को बंगाल में बिना किसी टैक्स के बिजनेस करने का अधिकार मिल गया
और इसके साथ ही कंपनी को कलकत्ता के आसपास के एरियाज को रेंट पर लेने की परमिशन मिल गई। साथ ही हैदराबाद में कंपनी की सभी लाइबिलिटीज समाप्त हो गई और कंपनी के थ्रू मुंबई में छापे गए सिक्कों को पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की परमिशन दे दी गई। इस तरह अंग्रेजी कंपनी को भारत में व्यापार करने का फायदा मिला। इसकी वजह से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया और कर्नाटक युद्ध इसका ही नतीजा था। दोनों के बीच लड़े गए युद्धों पर चर्चा करने से पहले एक बार उनकी जुटाई गई पार और टूल्स पर नजर डाल लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर गवर्नमेंट का दबाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी कई तरह के व्यापार करने और अपनी पावर्स को बढ़ाने के साथ साथ बाकी सभी डिसीजन लेने के लिए आजाद छोड़ दी गई थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी हर फैसले के लिए फ्रांस सरकार पर डिपेंडेंट थी। ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज पूरी मेहनत और लगन से काम करते थे, जबकि फ्रांसीसी कर्मचारियों के बारे में ऐसा नहीं था। हालांकि उन पर सरकारी नजर हर वक्त रहती थी, इसीलिए फ्रांसीसी कंपनी में काम करने वाले लोग सुस्त थे। उधर ब्रिटिश कंपनी का बिजनेस फैला हुआ था, उसका प्रॉफिट, पावर और सोर्सेज फ्रांसीसियों की कंपैरिजन में ज्यादा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्कल भी बड़ा था। फ्रांसीसी कंपनी की एकमात्र इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एस्टेट पौंडीचेरी थी, जबकि ब्रिटिश कंपनी के पास कई ट्रेडिंग एस्टेट्स थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी अपने अपने बिजनेस और राइट्स वाले एरियाज में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स कर रहे थे। दोनों के वर्किंग एरिया वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया थे। दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे थे। इसी वजह से म्यूचुअल कंपटीशन के बीच दोनों में युद्ध शुरू हो गए। ज्यादा फायदे के लिए और सत्ता पर अधिकार जमाने के चक्कर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच लड़ाइयां तेज हो चली थी। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए कम से कम प्राइस पर भारतीय माल खरीदने की कोशिश करते थे। दोनों ही बाजार पर अपनी पावर बनाए रखना चाहते थे। इतना ही नहीं, अपने सेल्फ बेनिफिट्स के लिए दोनों ही कंपनियां बाजार में अपनी धौंस जमाने और अपनी फैसिलिटीज पाने के लिए भारतीय स्टेट्स के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करने से नहीं चूकते थे। इतना ही नहीं, ये दोनों ही बिजनेस पर कंट्रोल बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर को पाने के सपने भी देखने लगे थे। फ्रांसीसी कंपनी का हेड ऑफिस साउथ ईस्ट बीच पर यानी पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का हेडक्वार्टर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो पौंडीचेरी से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों कंपनियों की ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की इच्छा लगातार बढ़ती गई और आपस में स्ट्रगल्स बढ़ते गए। एक दूसरे को खत्म करने की चाहत में दोनों के बीच भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के पहले युद्ध की बात करें तो 1746 में हुआ था ये। तब कर्नाटक मुगल एम्पायर का एक स्टेट रह चुका था, जो बाद में आजाद था। कर्नाटक की राजधानी तब अर्काट थी, जो मद्रास पौंडीचेरी के बीच में लोकेटेड थी। यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के सवाल को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 1744 में यूरोप में युद्ध शुरू हो गया, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के बीच भारत में भी स्ट्रगल्स शुरू हो गए। फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फ्रांसीसी सेना ने मद्रास के ब्रिटिश किले पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने ड्यूप्ले से किले को वापस पाने की डिमांड रखी, लेकिन ड्यूप्ले ने किला कर्नाटक को सौंपने से मना कर दिया। फिर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हार कर्नाटक की हुई। सन 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच समझौता हो गया, जिसका असर भारत में भी नजर आया। मद्रास का किला अंग्रेजी कंपनी को वापस कर दिया गया। हालांकि दोनों के बीच शांति की स्थिति बन चुकी थी, मगर इस युद्ध ने कुछ बातों को जन्म दिया। कर्नाटक की हार के बाद से दोनों कंपनियों की म्यूचुअल राइवलरी और जेलसी को और बढ़ा दिया था। कर्नाटक की दूसरे युद्ध की बात करें तो यह 1748 से 1754 के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर 1748 से 1754 के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चांदा साहब को वहां का शासक बना दिया, जबकि ब्रिटिश कंपनी कर्नाटक में मोहम्मद अली का और हैदराबाद में नासिर जंग का सपोर्ट कर रही थी। ऐसी सिचुएशन में युद्ध शुरू हो गया। नासिर जंग युद्ध में हार गया और मारा गया। इस युद्ध में हेल्प के लिए फ्रांसीसी कंपनी को 50,000 पाउंड और 10,000 सालाना पर एक प्रॉपर्टी दे दी गई। उधर क्लाइड की लीडरशिप में ब्रिटिश सेना ने अर्काट को चारों तरफ से घेर लिया और युद्ध हुआ, जिसमें चांदा साहब मारे गए, जिसके बाद पूरे कर्नाटक पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। इस तरह कर्नाटक में अंग्रेजों का और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार हुआ। हैदराबाद की सेफ्टी के नाम पर फ्रांसीसी कंपनी ने एक सेना वहां रख दी, जिसका खर्च हैदराबाद को ही देना था।
इस तरह से इंडियन स्टेट्स में सेना का खर्च लेकर उनकी सुरक्षा के नाम पर उनके ऊपर कंट्रोल रखने का एक नया तरीका सामने आया। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 में हुआ। यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 साल तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई, जिसके बाद भारत में भी उनके बीच वॉर शुरू हो गया। जनवरी 1760 में वांडीबाश के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए। युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत हासिल हुई। कर्नाटक पर तो उनका पहले से ही कंट्रोल था और अब हैदराबाद से भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र अब ब्रिटिश कंपनी के हाथ में आ गए। इस तरह भारत में फ्रांसीसी कंपनी की सत्ता में बने रहने की इच्छा का यहां एंड हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरे भारत पर हुकूमत करने का रास्ता साफ हो गया। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने बंगाल में भी अपना अधिकार जमा लिया था। इस दौरान एक नाम सामने आया, अली वर्दी खां, जो 1740 में बंगाल का नवाब था। वो एक डिजर्विंग और डिप्लोमेटिक रूलर था। वो कलकत्ता में किए गए अंग्रेजों की किलेबंदी और घेराबंदी के खिलाफ था। सन 1756 एडी में अलीवर्दी खां की मौत के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन अलीवर्दी खां की बड़ी बेटी घसीटी बेगम का बेटा शौकत जंग खुद नवाब बनना चाहता था और उसे दीवान राज पल्लव का सपोर्ट भी हासिल था। लेकिन अलीवर्दी खां का बहनोई और सेनापति मीर जाफर भी नवाब बनने का सपना देख रहा था। ये दोनों अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज को जन्म दे रहे थे। इधर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के थ्रू की जा रही कलकत्ता की किलेबंदी से नाराज था। बंगाल में अंग्रेज बिना टैक्स दिए बिजनेस कर रहे थे, जिससे स्टेट ट्रेजरी को नुकसान हो रहा था। अंग्रेजों द्वारा की जा रही प्रोवोक की जाने वाली कोशिशों से नाराज होकर 4 जून 1756 को नवाब ने कासिम बाजार की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया और फिर वो कलकत्ता की तरफ बढ़ा और 22 जून 1756 को कलकत्ता पर नवाब ने अपना अधिकार जमा लिया। उधर कलकत्ता में हार की खबर सुनकर रॉबर्ट क्लाइव मद्रास यानी चेन्नई से एक सेना लेकर बंगाल पहुंचा। जनवरी 1757 में एक छोटी लड़ाई के बाद कलकत्ता पर क्लाइव का अधिकार हो गया और नवाब युद्ध में हारकर अंग्रेजों की सभी शर्तें मानने को तैयार हो गया। क्या देश की अंदरूनी लड़ाई गुलामी की वजह बनी? क्या अंग्रेजों ने भारत की आपसी रंजिश का फायदा उठाकर सत्ता हासिल की? क्या यह संभव था कि अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता तो भारत गुलामी की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाता? इन सब सवालों के जवाब के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड, जिसका नाम है कुकू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे। प्लासी वॉर एंड ब्रिटिश एम्पायर बिगिनिंग। प्लासी का युद्ध एक मामूली लड़ाई थी, लेकिन यह ब्रिटिशों को सत्ता दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों की कंडीशन भारत में मजबूत हुई। यह युद्ध क्यों हुआ, उससे पहले यह जान लें कि प्लासी की इतनी चर्चा क्यों होती है। तो वो इसलिए क्योंकि प्लासी का युद्ध ही वो युद्ध था जिसकी वजह से अंग्रेजों ने अपना अधिकार भारत पर जमा लिया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड नदिया जिले का एक कस्बा है। गंगा के किनारे बसा यह गांव प्लासी, जहां अंग्रेजों और बंगाल के नवाब की सेना का आमना सामना हुआ और जीत अंग्रेजों की हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि इस युद्ध को बिना लड़े ही अंग्रेजों की जीत तय मानी जा रही थी। इतिहासकारों का मानना था कि यह युद्ध एक मामूली मिलिट्री फाइट थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स ने फ्यूचर प्लानिंग कर दी थी, क्योंकि इसी युद्ध ने अंग्रेजों के इरादे बुलंद किए और बंगाल में उनकी जड़ें मजबूत कर दी थी। उस समय भारत के राजाओं के बीच आपस में बिगड़े रिश्तों की जानकारी भी अंग्रेजों को थी और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने यह युद्ध जीत लिया, जिसका असर आज के भारत पर भी नजर आता है। इस युद्ध को जीत जाने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया और भारत आज भी उसी गुलामी के कारण होने वाले नुकसान से उबर नहीं पाया है। मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों को जिताने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसलिए उसे अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया और फिर उसे कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाया। मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को 24 तहसीलों की जमींदारी सौंप दी, ढाका और कासिम बाजार में किले को बनाने का अधिकार दे दिया। इतना ही नहीं, कलकत्ता को पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर दिया और अंग्रेजों को बंगाल में हर तरह की बिजनेस फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई। और इधर युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बंगाल में भले ही उन्हें कई फैसिलिटीज मिल गई थी,
लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां कर ली थी। लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसीसी कॉलोनी चंदनगर पर अधिकार कर लिया और नवाब कुछ नहीं कर सका। नवाब के दुश्मनों को क्लाइव ने अपनी सेफ्टी में ले लिया। क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया, जिसमें सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाना था। इस प्लॉटिंग के बाद किस तरह से युद्ध किया जाए, ये बहाना खोजा जाने लगा और फिर नवाब पर अलीनगर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आरोप लगाया गया। आरोप लगाते ही क्लाइव अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। 23 जून 1757 को क्लाइव और नवाब की सेनाओं के बीच प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ और नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ खान चुपचाप इस युद्ध को होते हुए देखते रहे। रिजल्ट सबको जैसे पता था। नवाब हार गया और फिर उसे मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार डाला। इस युद्ध की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस थी। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों का खिलौना बन चुका था, क्योंकि बंगाल में पॉलिटिकली अंग्रेजों का ही अधिकार था और फाइनेंशियली प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में लूटपाट का दौर शुरू हो गया था। मीर जाफर ने अंग्रेजों को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार दिया। ब्रिटिश कंपनी को कलकत्ता के पास 24 तहसीलों की जमींदारी मिली। कलकत्ता में कंपनी को सिक्के बनाने का अधिकार मिला। इस तरह प्लासी के युद्ध ने कंपनी को बंगाल की सत्ता सौंप दी। प्लासी के युद्ध के बाद सर्कमस्टांसेस बक्सर के युद्ध के लिए बनने लगे। बंगाल का नवाब मीर जाफर का खजाना कंपनी और उनके कर्मचारियों को गिफ्ट्स और रिश्वत देने में खाली हो गया, लेकिन कंपनी की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। कंपनी और उसके एजेंट्स फार्मर और क्राफ्ट्समैन यानी किसानों और शिल्पकारों को लूट रहे थे। कंपनी शिल्पकारों जो हैंडवर्क का काम करते थे, उनको कम से कम पैसों पर अपना सामान बेचने के लिए मजबूर करती थी। इससे पहले कि नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, उससे पहले ही कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। मीर कासिम कंपनी पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी पावर बढ़ानी शुरू कर दी। उसने अंग्रेजों के वफादार अफसरों को नौकरी से हटा दिया और एक नया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन टैक्स सभी के लिए खत्म कर दिया गया, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ, जिसका रिजल्ट यह रहा कि 1763 में नवाब मीर कासिम और कंपनी के बीच युद्ध हो गया। मीर कासिम हार गया और फिर मीर कासिम भागकर अवध चला गया। उधर अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अंग्रेजों से नाराज था। मुगल सम्राट शाह आलम भी दिल्ली से भागकर अवध में ही रह रहा था। फिर तीनों ने मिलकर बक्सर नाम की जगह पर 23 अक्टूबर 1764 में कंपनी की सेनाओं के साथ लड़ाई की। लेकिन अफसोस, मुगल सम्राट और दोनों नवाब युद्ध में हार गए। फिर मजबूरन 1765 में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। वहीं अगर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुए इलाहाबाद समझौते के बारे में बात करें, तो अंग्रेजों ने अगस्त 1765 में अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी पहली शर्त यह थी कि अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के डैमेजेस के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। और दूसरी शर्त यह थी कि इलाहाबाद और उसका जितना भी सराउंडिंग एरिया था, उसे अवध से अलग कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह थी कि चुनार का किला अंग्रेजों को मिलेगा। चौथी और आखिरी शर्त यह थी कि अंग्रेजों को अवध की बाउंड्रीज के अंदर बिना टैक्स दिए ट्रेड करने की सुविधा मिलेगी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए सालाना देना मंजूर कर लिया। फिर इस सहायता के बदले मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को एक डिक्लेरेशन किया कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स रिकवरी का अधिकार दे दिया गया। और फिर बिना किसी प्लानिंग के मुगल बादशाह अंग्रेजों पर डिपेंड हो गए और अवध उनका सपोर्टर बन गया। अवध से सपोर्ट मिल जाने के बाद कंपनी को मराठों से अब कोई डर नहीं रहा। इसके बाद मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया और फिर बंगाल पर कब्जा कर लेने के बाद अंग्रेज साउथ की तरफ बढ़ गए और साउथ में अपने बिजनेस और पॉलिटिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या तिकड़ा में लड़ाई और क्या क्या प्लानिंग्स की, इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे कुक्कू एफएम ओरिजिनल्स ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के
अगले एपिसोड में। तो मिस मत कीजिएगा, सुनते रहिएगा कुकू एफएम, सुनी जो मन चाहे। ब्रिटिश एम्पायर इन साउथ इंडिया। आधे भारत पर कब्जा कर चुके अंग्रेज तेजी से साउथ एरियाज की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने साउथ के राजाओं को निशाना बनाना शुरू किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेज ये समझ गए कि मैसूर के फाड़ियार राजा कमजोर हो चुके हैं और सत्ता उनके बस की नहीं रही। तब ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी चाल चली और हैदर अली से अपने अकॉर्डिंग काम करवा लिया। हैदर अली ने राजा को पद से हटाकर खुद वहां कब्जा कर लिया था। हालांकि हैदर अली अंग्रेजों के बढ़ते इंपैक्ट के कारण डरा हुआ था। उसे अंग्रेजों पर ट्रस्ट नहीं था। सत्ता पाने के इंटरेस्ट में अंग्रेज और मैसूर के बीच 1767 से 1799 तक 4 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ, जिसमें हैदर अली जीत गया और हार कर तब अंग्रेजों ने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली को यह विश्वास दिलाया कि अगर मैसूर पर मराठों ने अटैक किया तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को निभाया ही नहीं, जिसकी वजह से दूसरा मैसूर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी ने हैदर अली का सपोर्ट करते हुए उसकी हेल्प की। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को कंटिन्यू रखा। अपनी सिचुएशन बिगड़ती और कमजोर होती देख टीपू ने अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। टीपू, जो अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से तैयार करने की कोशिश की। टीपू की कोशिशों के बारे में पता चलते ही अंग्रेजों ने तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध करना शुरू कर दिया था। लेकिन हालांकि निजाम और मराठे अंग्रेजों से मिले हुए थे, इसलिए टीपू अकेला लड़ता रहा और अंग्रेजों ने उसे आखिरकार हरा दिया। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जिसके अनुसार टीपू को अपने स्टेट का इंपॉर्टेंट पार्ट अंग्रेजों को देना पड़ा। कुछ समय बाद ही टीपू ने एक बार फिर अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने मैसेंजर्स अरब, काबुल, कुस्तुनतुनिया, फ्रांस और मॉरिशस भेजकर सपोर्ट मांगने की कोशिश की। उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। अपनी आगे बढ़ते रहने की पॉलिसी के चलते वेलेस्ली ने टीपू के अगेंस्ट चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें अपनी राजधानी को बचाते हुए टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब बचे मराठा। तो मुंबई, जो तब बंबई हुआ करता था, वो उस समय अंग्रेजों के वेस्ट इंडियन बिजनेस का सेंटर हुआ करता था, पर उसके आसपास के स्टेट्स पर मराठों का अधिकार था। इसी वजह से अंग्रेज वहां अपना कब्जा जमा नहीं पाए थे। तो मराठों से उनकी मुंबई को अंग्रेजों ने कैसे छीन लिया? मुंबई के नाम से जुड़ी दिलचस्प कहानी। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि मुंबई का अभी का नाम मुंबई यानी महाअंबा देवी के नाम से रखा गया है, और इसका लास्ट लेटर आई, जिसे मराठी में मां कहते हैं, से पड़ा है। यह नाम तब की शिवसेना सरकार ने 1995 में ऑफिशियली अनाउंस किया था। लेकिन इसका नाम बॉम्बे क्यों रखा गया था? तो हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल, जिसे मायानगरी भी कहते हैं, और देश का एक ऐसा शहर माना जाता है जहां सपने सच होते हैं। इस शहर की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सदियों पहले बाहर के इस शहर में पुर्तगाली आए थे। वो इसलिए आए क्योंकि 1534 तक मुगलों का कब्जा पूरे भारत में था। हुमायूं की बढ़ती पावर के कारण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को डर लगने लगा। वो सोचते रहे कि किस तरह से मुगलों को दूर रखा जाए। डर के कारण बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ 1 दिसंबर 1534 में बेसिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसका मतलब था कि बॉम्बे के 7 आइलैंड यानी द्वीप जो बेसिन शहर के करीब थे, वो पुर्तगालियों के अधिकार में आ जाएंगे। तो इस तरह से बनी थी मुंबई। वैसे अब बंबई को वसई कहा जाता है, जो मुंबई का ही हिस्सा है। खैर, तब 1534 में पुर्तगालों ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में ले लिया। तब तक भी ये एक शहर नहीं बना था, बल्कि कई द्वीपों का ग्रुप था। पुर्तगाली लोग इस शहर में एक ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री बनाना चाहते थे। पुर्तगाली इस शहर को बॉम बाहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड बे या एक अच्छी खाड़ी। इसी शब्द को बदलकर अंग्रेजों ने कहना शुरू किया बॉम्बे, और ऐसे ही उन द्वीपों के समूह को अपना सबसे फेमस नाम बॉम्बे मिल गया। खैर, अब वापस आते हैं मराठों और अंग्रेजों पर। तो मैसूर को हासिल करने के बाद अब बस मराठों की सत्ता अंग्रेजों के लिए एकमात्र चैलेंज थी। अंग्रेज मराठों के इंटरनल मामलों में इंटरफेरेंस करने का मानो बस एक चांस ढूंढ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 1761 में अब्दाली के हाथों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की सिचुएशन अजीब हो गई।
इस समय पेशवा माधवराव की मौत हो जाने से उनके यंग उत्तराधिकारी के खिलाफ उसके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद के लिए अपना नाम आगे कर दिया। नाना फडणवीस और मराठा सरदारों भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर इसके अगेंस्ट थे। तब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे सपोर्ट लिया और इस तरह मराठों के मामलों में अंग्रेजों को बीच में पड़ने का मौका मिल गया। 1775 में अंग्रेज मराठों के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ थे, जिससे आगे वाले लगभग 20 साल दोनों में शांति बनी रही। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया, जब उस समय के पेशवा बाजीराव सेकेंड ने अंग्रेजों की सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेने के बदले में पेशवा ने उनकी सभी शर्तें एक्सेप्ट कर ली और फिर पावरफुल मराठास भोसले और सिंधिया ने मराठा स्टेट को आजाद बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1803 में युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन वो अंग्रेजी सेना के सामने टिक न सके और आखिरकार दोनों सरदारों को अंग्रेजों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा और आखिरी अंग्रेज मराठा युद्ध सन 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन के दौरान हुआ। पेशवा पहले ही अंग्रेजों की सहायक संधि को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन फिर 1817 की शुरुआत में ब्रिटिश रेजिडेंट ने उन पर एक और नई सहायक संधि को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर डाला। साथ ही पेशवा को मजबूर किया गया कि वो मराठा संघ की लीडरशिप छोड़ दे। पेशवा बाजीराव सेकेंड अंग्रेजों के कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस से नाराज हो गए और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया और फिर भोंसले और होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन अलग अलग लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोसले, होलकर और पेशवा को हरा दिया और पेशवा के स्टेट के एक बड़े पार्ट को शिवाजी के वंशज को सतारा में दे दिया और बाकी पार्ट्स अंग्रेजी स्टेट में मिला लिए गए। बाकी मराठा सरदारों जैसे भोसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर्स को कम करके उनको अंग्रेजों की देखरेख में सत्ता पर राज करने का अधिकार मिला। तो इस तरह अंग्रेज मराठा पावर को खत्म करके भारत के मेन शासक बन गए। अब यहां तक तो हम ये बात कर रहे थे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से क्या क्या छीना, वो यहां से क्या क्या ले गए। लेकिन अब यानी कुको एफएम ओरिजिनल ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने हमें दिया क्या। आखिर कुछ ऐसे तोहफे भी हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान को दिए, और वो तोहफे क्या हैं वो जानेंगे हम हमारे अगले एपिसोड में। सुनते रहिए कुको एफएम, सुने जो मन चाहे। ब्रिटिश गिफ्ट। सालों तक राज करने वाली ब्रिटिश सरकार ने छीना तो बहुत कुछ, लेकिन न चाहते हुए भी उन्होंने भारत को कई ऐसी चीजें दी जो आज उसे डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में लगातार आगे रखती है। अंग्रेजों ने अपने फायदे और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए कई एफर्ट्स किए, जिनके चलते उन्हें भारत में काफी कुछ नया शुरू करना पड़ा। हालांकि उनका गोल पूरी तरह से अपने अधिकार को और मजबूत करना था, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब उनका बनाया हुआ भारत आजाद भारत के सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित हुआ। आइए जानते हैं कैसे। शुरुआत 1626 से करते हैं, जब द्वीपों का समूह मुंबई और तब का बॉम्बाहिया एक बड़ा शहर बन गया था। यहां से कई चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था और ये एक ऐसा शहर बन गया था जहां बड़े महलों से लेकर कॉमन लोगों के लिए पक्के घरों तक सब कुछ था। जहाज बनाने के लिए एक यार्ड के अलावा गोदाम, किला और सब कुछ यहां मिल जाता था। 1626 में पहली बार अंग्रेजों ने मुंबई की तरफ रुख किया। इससे पहले पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेजों ने जब जंग लड़ी थी तब मुंबई काफी हद तक बचा हुआ था। अंग्रेजों ने सुना था कि बॉम्बे नाम की जगह पर पुर्तगाली अपने जहाजों को रिपेयर करते हैं। अंग्रेजों ने हमला किया और पुर्तगालियों के 2 नए जहाज जला दिए, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को पुर्तगालियों के कई जहाज नहीं मिले। गुस्से में अंग्रेजी सैनिकों ने वहां की बिल्डिंगों में आग लगा दी और खाली हाथ लौट आए, क्योंकि मुंबई पर किसी भी रास्ते से जमीनी हमला नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में अंग्रेजों को रुकना पड़ा। असल में बॉम्बे गहरे पानी का पोर्ट था, इसलिए वहां बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। इस द्वीपों के समूह को पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत की, पर वो बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों को बॉम्बे बड़ी आसानी से मिल गया। बॉम्बे पर अंग्रेजों की नजरें बहुत पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे ले नहीं पा रहे थे। 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेजों से कहा कि वो बॉम्बे को पुर्तगाल से खरीद ले।
लेकिन महज 9 सालों के अंदर ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई और 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए। लेकिन इस स्टैंड पर चार्ल्स ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाए। वो किसी भी डिस्प्यूट से बचना चाहते थे और तब चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को महज 10 पाउंड गोल्ड ईयरली किराए पर बॉम्बे को दे दिया और इस तरह से मुंबई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। 1688 में अंग्रेजों ने मुगलों के कई जहाज अपने कब्जे में लेकर बॉम्बे हार्बर में छुपा लिए थे। तब उसके बाद फरवरी 1689 में मुगलों ने बॉम्बे पर हमला कर दिया। उस वक्त कंपनी को खासा नुकसान हुआ। इस लड़ाई के बाद मुगलों से अंग्रेजों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लेकिन मुंबई की आबादी घटती चली गई और वो वापस अपने पहले वाले हाल पर चली गई। धीरे धीरे मुंबई ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी और एक बार फिर वहां से बिजनेस शुरू हुआ। 1853 में मुंबई में रेलवे लाइन आई और मुंबई को एक बड़ा द्वीप बना दिया गया। शुरुआत में रेलवे लाइन सिर्फ मुंबई से ठाणे तक के लिए ही बिछी थी। कंट्रोल बनाए रखने के लिए मुंबई में कई सरकारी बिल्डिंग्स बनवाई गई जो अभी भी साउथ बॉम्बे में है। इनमें से 2 हैं बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग और सीएसटी टर्मिनल जो पहले विक्टोरिया टर्मिनल था। तो यह थी अंग्रेजों के मुंबई को हासिल करने की स्टोरी। लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे भारत पर अंग्रेजों की नजर थी। जब लॉर्ड वेलेस्ली को 1798 में ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो वेलेस्ली का गोल था ज्यादा से ज्यादा एम्पायर डेवलप करना। उसका मोटिव भारतीय राजा और नवाबों को ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना था। इसके लिए उसने युद्ध और एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडियन स्टेट्स को कंपनी के साथ जोड़ने का काम किया। युद्ध में मैसूर और मराठों को कंपनी के कब्जे में लाया गया। भारत में ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन में लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी का इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। लॉर्ड वेलेस्ली ने म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू भारत के कई स्टेट्स को कंपनी के अधिकार में ले लिया। इस आपसी सहमति से हुई सहायक संधि में जो बातें इंक्लूड थीं वो ये थी, सहायक संधि अपनाने वाले इंडियन स्टेट्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी के एक ग्रुप को अपने स्टेट के बॉर्डर पर रखना होगा। साथ ही ब्रिटिश आर्मी के खर्च के लिए संधि एक्सेप्ट करने वाले स्टेट को एक फिक्स्ड अमाउंट या अपने स्टेट में जमीन का कुछ हिस्सा कंपनी को देना होगा। इसके साथ ही भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर रखना होता था जो भारतीय शासन के कार्यों की जानकारी रखता था। यह सिस्टम इंडियन स्टेट्स को प्रोटेक्शन देने के नाम पर शुरू किया गया था, जबकि यह उनकी आजादी को छीनने के इरादे से बनाया गया एक सोचा समझा प्लान था। जो इसको एक्सेप्ट करता था वो हमेशा के लिए ब्रिटिशर्स के जाल में फंस जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले इंडियन स्टेट्स में हैदराबाद और अवध मेन थे। 1803 में पेशवा ने, फिर सिंधिया और भोसले ने भी इस संधि को एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो 1823 तक इस पोजीशन पर रहा। उसने नेपाल के साथ युद्ध कर उसे सुगौली संधि करने के लिए फोर्स किया। फिर मराठों को हराकर उसने मराठा संघ का एंड कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की मर्जर पॉलिसी शायद आपको याद हो। इंडियन स्टेट्स को डायरेक्टली कंपनी के अधिकार में देने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मर्जर पॉलिसी की शुरुआत की थी, जो असल में हड़प नीति थी। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं के अडॉप्टेड सन यानी बेटा गोद लेने की परंपरा पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह था कि अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसकी मौत के बाद उसके स्टेट को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लिया जाएगा और वो किसी को गोद नहीं ले पाएगा। ऐसे स्टेट्स में झांसी, नागपुर और सतारा मेन थे। मैसूर और पंजाब के फैले हुए स्टेट्स को युद्ध करके ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लिया गया। 1856 में अवध के नवाब पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना लिया। इसके बाद 1757 से 1857 तक ऑलमोस्ट पूरा भारत ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आ चुका था। भारत को अपने अधिकार में लेने के लिए कंपनी शासन के द्वारा जो पॉलिसीज अपनाई गई थी उन्हीं के कारण विरोध की आग भड़की और 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ। लोगों को समझ आने लगा कि आजादी का महत्व क्या है। उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट जागा और जो अंग्रेजों के रहमो करम पर जिंदा रहने को मजबूर थे वो शासक भी स्वतंत्रता संग्राम में आ गया है। भले ही अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया था, पर देश की इस आजादी की कोशिश में यह कदम बहुत अहम था। खैर, बात करें अंग्रेजी हुकूमत में भारत की डूबती इकोनॉमी की,
तो भारत के इतिहास में अंग्रेजी हुकूमत का पूरा दौर एक्सप्लॉयटेशन और लूट का दूसरा नाम था। अंग्रेजों ने करीब 200 साल के शासन में इकोनॉमिकली रिच और भारत को किस हद तक निचोड़ दिया था, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर शशि थरूर की किताब एन एरा ऑफ डार्कनेस में मिलता है। भारत में लूटपाट नामक चैप्टर में थरूर लिखते हैं कि 18वीं सेंचुरी के शुरू में ब्रिटेन के इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगल मेडिसन ने वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की 23% हिस्सेदारी होने का जिक्र किया है। यह हिस्सेदारी पूरे यूरोप के बराबर थी। मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 27% थी। सन 1700 में औरंगजेब के खजाने में सिर्फ रेवेन्यू से 10 करोड़ पाउंड आते थे। ब्रिटिश शासक जब भारत छोड़कर गए तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी हिस्सेदारी करीब 3% रह गई। भारत के इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन से ब्रिटेन में हो रहे डेवलपमेंट को तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन भारत डे बाय डे कंगाल होता गया। इंडियन इकोनॉमी को एक परफेक्ट प्लानिंग के जरिए किस तरह डिस्ट्रॉय किया गया, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हाल से समझा जा सकता है। थरूर लिखते हैं कि 1750 में बंगाल से हर साल 1.6 करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था। इसमें से 56 लाख रुपए का माल भारत में बसे यूरोपियन व्यापारियों के थ्रू भेजा जाता था। इतना ही नहीं, 1757 तक बंगाल से हर साल 6.5 करोड़ रुपए का सिल्क एक्सपोर्ट होता था, जो बाद में घटकर 50 लाख रुपए रह गया। इस किताब के मुताबिक 18वीं सेंचुरी के शुरू में कपड़े के ग्लोबल बिजनेस में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन इसे रुइंड कर दिया गया। हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकरों की हालत अंग्रेजी शासनकाल में बेहद दयनीय हो गई। मलमल प्रोडक्शन का मेन सेंटर रहे ढाका में बुनकरों की आबादी 1760 में लाखों में थी, लेकिन खराब हालातों के चलते 1820 में इनकी संख्या केवल 50,000 बची। ब्रिटिश शासकों ने 1765 से 1815 तक भारत से हर साल करीब 1 करोड़ 80 लाख पाउंड भारत से वसूले। इसी को देखते हुए लंदन में फ्रांस के एम्बेसडर कॉम द शॉटेल ने लिखा है, यूरोप में कुछ ही ऐसे राजा होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वेस्टर से ज्यादा अमीर हों। भारत में 1757 में प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा तब उसके पास 2,34,000 पाउंड, आज के 2.3 करोड़ पाउंड थे। इस दौलत ने उसे यूरोप के मोस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। क्लाइव 1765 में भारत रिटर्न आया और 2 साल भारत में रहने के बाद फिर इंग्लैंड लौटा तो उसके पास 4 लाख पाउंड, यानी आज के 4 करोड़ पाउंड थे। किताब में थरूर लिखते हैं कि भारत में इंडस्ट्रीज की एंडिंग होना 18वीं सेंचुरी में शुरू हुआ और 19वीं सेंचुरी में पूरी तरह से एंड हो गया। 1913 में भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 3.8% था, जो 1947 में 7.5% पर पहुंच गया। ब्रिटिश शासन के एंड होने पर भारत की 35 करोड़ आबादी में से 25 लाख लोग ही इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। किस तरह से सिर्फ व्यापार करने के इरादे से भारत आने वाले ब्रिटिशर्स यहां की सत्ता पर हावी हुए और 200 सालों तक भारत पर राज किया। भारत को आजादी पाने में 200 साल लगे, पर आखिरकार आजादी का सूरज एक दिन देश में खुशनुमा सवेरा लेकर पहुंचा। भारत की आजादी के इतिहास से जुड़ा एक खास पन्ना, जिसे यादों में बनाए रखना हर भारतीय के लिए जरूरी है, क्योंकि यही हमारी जड़ें हैं। यह थी हमारी एक्सक्लूसिव कुकू एफएम ओरिजिनल सीरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अपने सुझाव और अनुभव आप हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी और भी हिस्टोरिकल एंड नॉलेजेबल सीरीज सुनने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।